चलिए दोस्तों, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। जो आज का वीडियो भूगोल में जो आपको वीडियो दिया जा रहा है वो क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित है। क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित जो भी वीडियो हैं वो आपको ऑनलाइन ही आपको दिए जाएंगे। तो क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित जो वीडियो है वो फर्स्ट वीडियो जो आपको आज यहाँ दे रहे हैं। तो जो फर्स्ट वीडियो है वो है वायुमंडल का है, यानी कि एटमॉस्फेयर। ये वायुमंडल से संबंधित वीडियो है। वायुमंडल या एटमॉस्फेयर या वायुमंडल से संबंधित आज पहला वीडियो आपको दिया जा रहा है। तो वायुमंडल से संबंधित जो भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है, जो वायुमंडल है, वायुमंडल के अंतर्गत जो यानी कि जो पृथ्वी है, ग्लोब है। जैसे मान लीजिएगा कि ये ग्लोब है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर का जो वातावरण है, पृथ्वी के चारों ओर का जो वातावरण है, जिसमें जलवायु तत्व उपस्थित होते हैं। विभिन्न प्रकार की गैसों या विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण वायुमंडल के अंतर्गत धूल के कण होते हैं, जलवाष्प होती है और नमक के कण होते हैं, कार्बन के कण होते हैं। तो ये जलवायु जो तत्व है वायुमंडल में, तो ये ग्लोब है। ग्लोब से लेकर के यानी कि पृथ्वी की सतह से लेकर के 36,000 किलोमीटर का जो एरिया है, इसी को नाम दिया जाता है एटमॉस्फेयर या पृथ्वी का वातावरण। तो पृथ्वी का वायुमंडल का मतलब हो गया कि पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसीय आवरण को, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसीय आवरण को पृथ्वी का वायुमंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण है, गैसों का जो आवरण है, उसी को पृथ्वी का वायुमंडल नाम दिया जाता है। जिसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ग्रेविटी काम करती है। पृथ्वी का आकर्षण बल के कारण जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाती है, वैसे वैसे उसके चारों ओर का जो आवरण है वो भी आकर्षण बल के कारण, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो भी पृथ्वी के चारों ओर ही घूमता रहता है। तो पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले जो गैसीय आवरण है, इसी को पृथ्वी का एटमॉस्फेयर या पृथ्वी के वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। जिसमें जो मुख्य रूप से जो जलवायु तत्व हैं या जो जलवायु तत्व हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प, धूल के कण भी इसमें शामिल होते हैं, नमक के कण भी शामिल होते हैं, या जो कार्बन के कण हैं, कार्बन के कण भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये जलवायु कारक हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से ढके हुए हैं। कि जलवायु कारक जो पृथ्वी है वो चारों ओर से इन जलवायु कारकों के माध्यम से ढकी हुई है। तो प्रारंभ में ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो ग्रेविटी काम करती है। यहाँ तक ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल को आकर्षण बल ही नाम दिया जाता है। तो प्रारंभ में ये माना गया था कि जो पृथ्वी का जो मुख्य वातावरण है वो 1,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, 1,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। लेकिन वर्तमान में सैटेलाइट के माध्यम से या टेक्नोलॉजी लगा करके जो अध्ययन किया गया वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मुख्य रूप से 99% वातावरण है या वायुमंडल पाया जाता है। तो मोस्टली 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो गैसों का आवरण है या जो जलवायु कारक हैं, मोस्टली 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। 32 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद जो रेयर हैं गैसों की मात्रा, जो भारी गैसें होंगी, जो भारी गैसें होती हैं, भारी गैसेस या भारी गैसें होती हैं वो पृथ्वी के संलग्न पास में हैं, या जो हल्की गैसें होती हैं वो वायुमंडल के ऊपरी भाग में हैं। तो जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये गैसें पृथ्वी के सतह के संलग्न इनकी मात्रा अधिक पाई जाती है। हल्की गैसें नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम या जो हाइड्रोजन वगैरह हैं वो वायुमंडल के का जो ऊपरी भाग है, इस ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 32 किलोमीटर
की ऊंचाई तक 99% भाग, यानी कि 99% भाग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है और इसी को वास्तविक रूप से नाम दिया जाता है पृथ्वी का वायुमंडल नाम दिया जाता है। तो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मोस्ट यानी कि वायुमंडल पाया जाता है। अब जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, तो जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जैसे ये ग्लोब हो गया है, ठीक, ये चारों ओर का वातावरण हो गया है, ये चारों ओर पाया जाने वाला गैसीय आवरण है। तो जो भारी गैसें हैं, ठीक है, भारी गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन हुआ, या इसके अलावा जो ऑक्सीजन हुआ, ये जो गैसें पाई जाती हैं ये भारी गैसें हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड या अन्य गैसें हुआ। इसके अलावा जो हल्की गैसें हैं, मतलब ये कौन सी गैसें हैं, ये भारी गैसें हैं। ये भारी गैसें वायुमंडल के निचले वाले भाग में, उनकी पृथ्वी की सतह से संलग्न जो क्षेत्र होता है उसके पास में पाई जाती है। इसके अलावा जो हल्की गैसें हैं, जो हल्की गैसें हैं या जो हल्की गैसें हैं, ठीक है, जिसमें क्रिप्टॉन हुआ या जीनॉन हुआ, हीलियम हुआ, ये जो हल्की गैसें हैं ये वायुमंडल के ऊपरी वाले भाग में पाई जाती हैं। तो जो पृथ्वी की सतह के चारों ओर संलग्न ये जो गैसीय आवरण है इसी को पृथ्वी का वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में जैसे ये ग्लोब हो गया है, ये पृथ्वी का वायुमंडल, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का चारों ओर का वातावरण वायुमंडल है। इन गैसों के द्वारा पृथ्वी की सतह पर इन गैसों के द्वारा या जो भी जलवायुवीय तत्व हैं, जलवायुवीय कारक हैं, इनके द्वारा एक बल लगाया जाता है पृथ्वी की सतह पर। गैसों के द्वारा पृथ्वी की सतह पर एक लंबवत दिशा में एक बल लगाया जाता है। ये जो बल होता है इस बल को कहा जाता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब के नाम से इसे जाना जाता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एपी के नाम से इसे जाना जाता है वायुमंडलीय दाब। तो पृथ्वी की सतह पर गैसों के द्वारा लंबवत दिशा में लगाए गए बल को ही नाम दिया जाता है वायुमंडलीय दाब से कहा जाता है। वायुमंडलीय जो दाब है, इस वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर या एक यंत्र और है, इसका दूसरा नाम है एंड्रॉयड मीटर के नाम से भी इसे मापा जाता है। तो जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब का जो मापन होता है एक यंत्र है बैरोमीटर, हिंदी इंग्लिश में एक ही नाम है, या दूसरा यंत्र है एंड्रॉयड मीटर है, जिसको द्रव्यमापी के नाम से इसे जाना जाता है। तो वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर के माध्यम से किया जाता है। और वायुमंडलीय दाब की जो इकाई है वो मिलीबार होती है, यानी कि मिलीबार, वायुमंडलीय दाब की इकाई मिलीबार होती है, मिलीबार होती है। तो जो पृथ्वी की सतह पर लंबवत दिशा में लगाए गए बल को ही वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर के माध्यम से किया जाता है, या जो दूसरा यंत्र है उसको एंड्रॉयड मीटर कहा जाता है। और वायुमंडलीय दाब की जो इकाई होती है वो होती है वायुमंडलीय दाब की इकाई को मिलीबार लिखा जाता है। तो जो लंबवत दिशा में जो बल है उस बल को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। अब जो वायुमंडलीय दाब के अलावा पृथ्वी की सतह पर जो लंबवत दिशा में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, उन गैसों का आपको जानना है कि कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में पाई जाती हैं। तो वायुमंडल की जलवायुवीय जो कारक हैं वो तो हो गए हैं। इसके अलावा अब वायुमंडल, दो चीज़ें आपको जानना है। एटमॉस्फेयर में दो चीज़ें मुख्य रूप से जानना है। एक तो जानना है वायुमंडल का संगठन जानना है, और दूसरा जो जानना है वायुमंडल की संरचना, यानी कि संरचना जाननी है। तो
दो टॉपिक इसमें वायुमंडल में इम्पोर्टेंट है, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, या पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर कौन कौन से मंडल या फिर क्या क्या पाया जाता है। चलिए, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी कि कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि हमें वायुमंडल का संगठन समझना है, वायुमंडल की संरचना जाननी है। संगठन का मतलब ये है कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन से जलवायुवीय तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से जलवायुवीय कारक पाए जाते हैं। तो हमें कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन ऑफ द एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये दो चीज़ें हमें जाननी है। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो संगठन यानी कि कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जो वायुमंडल का जो संगठन है, वायुमंडल में कौन कौन से क्या क्या पाया जाता है, वायुमंडल का संगठन है। तो वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है, वायुमंडल में हमें जाननी है। मोस्टली वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं उनकी हम आपको अभी लिस्ट बता देंगे, और कितने कितने परसेंटेज में पाई जाती हैं, क्या क्या इनका फंक्शन है या क्या क्या इनके फीचर्स हैं। तो मोस्टली पाई जाती हैं गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में। वाटर वेपर, जलवाष्प इम्पोर्टेंट जलवायुवीय कारक है, इम्पोर्टेंट है। वाटर वेपर है, वाटर वेपर के अलावा वायुमंडल में मोस्टली पाई जाती है वो धूल पाई जाती है। वायुमंडल में एशेस यानी कि राख पाई जाती है। वायुमंडल में नमक के कण पाए जाते हैं, नमक कण पाए जाते हैं वायुमंडल में। नमक के कण के अलावा कार्बन के कण भी पाए जाते हैं। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल का संगठन है। हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसेस, वाटर वेपर, धूल के कण, राख, नमक और कार्बन के कण पाए जाते हैं। तो वायुमंडल, हमारा वायुमंडल इन जलवायुवीय कारकों से मिलकर बना हुआ है। 32 किलोमीटर की ऊंचाई में मोस्टली ये जलवायुवीय कारक पाए जाते हैं। अब जो गैसेस हैं, गैसों में जो मोस्टली पाया जाता है वो गैसों में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अलावा आर्गन है, आर्गन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब यदि हम ये कहा जाए कि जो ये नाइट्रोजन है N2 नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन, ये आर्गन है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो जो मोस्टली जो नाइट्रोजन की मात्रा या इनका कितना कितना परसेंटेज पाया जाता है, तो लगभग 99% भाग तो इन दो गैसों का ही है। 99% पार्ट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस ही पाई जाती है, यानी कि हमारा वायुमंडल मोस्टली नाइट्रोजन गैस का बना हुआ है। या ये कहें कि नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो वायुमंडल में 78.08% पाई जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा है वो 20.94% पाई जाती है। आर्गन की मात्रा 0.94% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 पाई जाती है। इनके अलावा 99% वायुमंडल में जो गैसें हैं उनमें 99% लगभग ये गैसें पाई जाती हैं। और जो रेयर गैसेस हैं या जो बहुत कम मात्रा में गैसें पाई जाती हैं उनके अंतर्गत जो हीलियम है, हाइड्रोजन है, या जो प्रोटॉन है, या जो जीनॉन है, या जो अन्य गैसेस होती हैं, ये बहुत हल्की गैसेस हैं, लेकिन सबसे वायुमंडल के ऊपरी भाग में ये पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा वायुमंडल मोस्टली इन गैसों से मिलकर के मोस्टली बना हुआ है, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। और यदि हम ये कहें कि मोस्टली हमारे वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, या हमारा वायुमंडल मुख्यतः किस गैस से निर्मित है, तो मुख्यतः हमारा वायुमंडल नाइट्रोजन गैस से मिश्रित है।
चूँकि इन गैसों का जो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर है ये गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर ने या प्रकृति ने अपने हिसाब से इन गैसों को कितनी कितनी मात्रा इनकी होनी चाहिए ताकि ग्लोब पर, पृथ्वी पर मानव का जीवन, ह्यूमन बीइंग्स या जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी उत्पत्ति हो सके, या उनकी उत्पत्ति के लिए इम्पोर्टेंट जलवायुवीय ये गैसेस हैं। इतनी मात्रा का ऐसा परसेंटेज और अन्य किसी प्लेनेट पर नहीं पाया जाता है, केवल और केवल पृथ्वी पर पाया जाता है, जिस कारण से जीवन, पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका। तो गॉड गिफ्टेड या नेचुरल गिफ्टेड गैसेस हैं, इनकी मात्रा इतनी इतनी पाई जाती है। अब ये जो गैसेस होती हैं इनका कुछ ना कुछ फंक्शन या इनका कुछ ना कुछ कार्य है। तो गैसेस के अंदर मोस्टली ये है, और गैसेस के बारे में अभी वार्तालाप कर रहे हैं। वाटर वेपर अधिकतम 5% पाया जाता है, जो मोस्ट क्लाइमेटिक फैक्टर है वाटर वेपर। धूल के कण, ये जो वातावरण में धूल के कण या वायुमंडल में जो धूल के कण हैं, ये जो धूल के कण होते हैं ये आर्द्रता ग्राही का काम करते हैं, आर्द्रता ग्राही का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे आपको जो प्रेसिपिटेशन ऑफ रेन या वर्षा की जो प्रक्रिया है वो आपको पढ़ाई जाएगी, तो उसमें ये आर्द्रता ग्राही का काम करते हैं धूल के कण। वायुमंडल में जो राख है ये वोल्केनो या ज्वालामुखी से प्राप्त हुई है। नमक के कण हैं, ये वायुमंडल में हवाओं के द्वारा लेकर के पहुंचाए जाते हैं। और जो धूल के कण हैं या जो मोस्टली धूल के कण, नमक के कण, कार्बन के कण, ये सभी ठोस ही होते हैं। लेकिन ये चूँकि कार्बन के कण जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इनके माध्यम से वायुमंडल में मिश्रित कर दिए जाते हैं। तो ये गॉड गिफ्टेड ये जलवायु फैक्टर हैं। अब जो गॉड गिफ्टेड जलवायु फैक्टर हैं, इनमें से यदि हम बात करें नाइट्रोजन की बात करें तो मोस्टली हमारा वायुमंडल मोस्टली जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, क्योंकि 78% मात्रा जो पाई जाती है वो कार्बन और उसकी नाइट्रोजन गैस की पाई जाती है। अब नाइट्रोजन गैस, जैसे ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये ग्लोब के चारों ओर का ये वातावरण पाया जाता है, ये वातावरण है। तो जो ग्लोब के चारों ओर का वातावरण है उसमें मोस्टली कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इस गैस का फंक्शन जो कि मोस्टली जो फंक्शन है, जैसे सूर्य है, अब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होते हुए अंतरिक्ष से होते हुए पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। ये वायुमंडल है और ये स्पेस वाला क्षेत्र है। तो सूर्य के प्रकाश की जो किरणें हैं सीधे रेखा में गमन करती हुई अंतरिक्ष से होते हुए, स्पेस से होते हुए, पृथ्वी के वायुमंडल से होते हुए और पृथ्वी की सतह से टकराती हैं। टकराने के बाद ये जो लॉन्ग वेव होता है यानी कि शॉर्ट वेव के रूप में आती हैं, शॉर्ट वेव के रूप में आती हैं। टकराने के बाद ये लॉन्ग वेव के रूप में बदल जाती हैं, लॉन्ग वेव के रूप में बदल जाती हैं। तो जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में जो सनरेज आती हैं, ऊपर से आती हैं, नीचे आती हैं, सतह से टकराती हैं और टकराने के बाद उनका रेडिएशन हो जाता है, मतलब वो किरण फट जाती है। और फटने के बाद जो किरण फट जाती है तो प्रकाश का विसरण यानी कि प्रकाश को फैलाने का काम, यानी कि वायुमंडल में प्रकाश को फैलाना, ये प्रकाश को फैलाने का काम जो करती हैं वो मोस्टली कौन सी गैस काम करती है, नाइट्रोजन गैस काम करती है। जैसे बल्ब में ऑर्गन भरी जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है। स्पार्क होता है तो फॉल्ट होने के बाद जो प्रकाश होता है उसको पूरे बल्ब में फैलाने का काम, जिस प्रकार से पहले नाइट्रोजन गैस भरी जाती थी, अब आर्गन गैस मोस्टली भरी जाती है। तो जिस प्रकार से किसी बल्ब में प्रकाश को फैलाने का कार्य जैसे नाइट्रोजन गैस करती है, ऐसे ही वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस यानी कि जो नाइट्रोजन गैस है ये भी प्रकाश का विसरण, प्रकाश को फैलाने का काम करती हैं, तभी हमारे पूरे वायुमंडल में उजाला हो पाता है। तो जो नंबर और फंक्शन है नाइट्रोजन गैस का, प्रकाश को फैलाने का काम करती है।
और जो दूसरा काम है इसका, नाइट्रोजन गैस का जो दूसरा काम है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित है। ऑक्सीजन जो गैस होती है, ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है। तो यानी कि प्रकाश वायुमंडल में यदि आग लग जाती है तो ऑक्सीजन गैस उसको और तीव्रता से पूरे वायुमंडल में फैला सकती है। तो आग यानी कि जलने में, यानी कि कौन सी गैस सहायक है, ऑक्सीजन गैस जलने में सहायता करती है। तो ये ऑक्सीजन गैस को डाइल्यूट बनाए रखती है, डाइल्यूट तब बनाए रखती है, जिस कारण से हमारे वायुमंडल में आग नहीं लग पाती है। तो जो नाइट्रोजन गैस है प्रकाश को फैलाने का काम करती है, और जो दूसरा काम है वो ऑक्सीजन को डाइल्यूट बनाए रखती है। तो ये फंक्शन हो गया किसका, नाइट्रोजन गैस का फंक्शन हो गया है। दूसरे स्थान पर जो वायुमंडल में गैस है वो ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा है वो 20.94% है। लगभग 21% नाइट्रोजन गैस की मात्रा पाई जाती है। और इस नाइट्रोजन गैस को कहा जाता है जीवनदायी गैस। इस नाइट्रोजन गैस को जीवनदायी गैस या जीवनदायी गैस किसको कहा जाता है, ऑक्सीजन को जीवनदायी गैस कहा जाता है। यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि एनिमल्स, जितने भी मानव सहित जितने भी जीव जंतु हैं, वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, श्वसन की क्रिया होती है, उसमें वो ऑक्सीजन को लेते हैं। और ऑक्सीजन को लेने के बाद प्रोसेस जो भी होती है अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो जितनी एनिमल्स बॉडी है, तो जंतुओं में ये जंतुओं के लिए ये जीवनदायी गैस है, प्राणदायी गैस है। ऑक्सीजन है, मात्रा में बहुत सारी रखी गई है, 21% गैस है। तो ये मानव के लिए या अन्य जीव जंतुओं के लिए श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें इम्पोर्टेंट है, और ये ब्लड को शुद्ध करने का यानी कि काम करती है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन का काम करती है, यानी कि ये जीवनदायी गैस होती है। इसके अलावा इसकी मात्रा बहुत अधिक मात्रा में है ये वायुमंडल में। और यदि जो कृत्रिम ऑक्सीजन है जो हॉस्पिटल्स में लगाई जाती है वो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, मैनमेड है, लेकिन यदि हॉस्पिटल में उसको लगाया जाए तो प्रति घंटा के हिसाब से ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है। लेकिन कृत्रिम में ये तो क्या है, नेचुरल है, प्राकृतिक गैस है, टैक्स नहीं लगेगा। जितनी बार भी आपको रेस्पिरेशन की प्रोसेस करनी हो, जितनी बार आपको सांस लेना हो, आप सांस लेते रहिएगा, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये नेचुरल गैसेस है, फ्री है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो जो ऑक्सीजन है हमारे वायुमंडल में वो 21%, लगभग 21% इसकी मात्रा रखी गई है। तो फंक्शन ऑफ द नाइट्रोजन हो गया, फंक्शन ऑफ द ऑक्सीजन हो गया है। उसके बाद आर्गन गैस को देखिएगा, लगभग 1% है, 1% से कम ही है, लगभग में 1% है। तो जो हमारे वायुमंडल में जो परसेंटेज है आर्गन गैस का, और आर्गन गैस इनर्ट गैसेस है, यानी कि इनर्ट गैसेस का मतलब होगा अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है। वायुमंडल में जितने भी जीरो ग्रुप में, मेंडली की आवास सारणी में जीरो ग्रुप में जितने भी इनर्ट गैसेस रखी गई हैं, उत्कृष्ट गैसें रखी गई हैं, निष्क्रिय गैसें रखी गई हैं। निष्क्रिय गैसों में मोस्टली जो आता है वो जैसे हीलियम हुआ, हीलियम के बाद नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टॉन हुआ, जीनॉन हुआ। ये जो गैसेस हैं, ये गैसेस कौन से हैं, इनर्ट गैसेस हैं, अक्रिय गैसें हैं, निष्क्रिय गैसें हैं। इन गैसों में नेचुरल रूप से जो सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है, जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं, अक्रिय गैसें हैं, निष्क्रिय गैसें हैं, उन गैसों में सर्वाधिक मात्रा में हमारे वायुमंडल में आर्गन गैस पाई जाती है। तो आर्गन गैस निष्क्रिय गैस है, इसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं है। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन बने भी हैं कि जो निष्क्रिय गैसेस हैं, अक्रिय गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं, उत्कृष्ट गैसेस हैं, इनमें से हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस है, तो सर्वाधिक मात्रा में जो आर्गन होती है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो 3 गैसेस हो गई हैं, इनका फंक्शन हो गया है।
और मोस्टली जो गैस है, मोस्टली गैस है जो हमारे वायुमंडल में, जो मोस्टली गैस है वो मोस्टली जो गैस है वो मुख्य रूप से पाई जाती है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो यहाँ पर है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा वायुमंडल में है, वायुमंडल में 0.03% है। ये वायुमंडल में उपस्थित यानी कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी मात्रा बहुत ही कम है, 0.03%। प्रकृति में, नेचर में गॉड गिफ्टेड है। ये गैस इतनी बना करके या वायुमंडल में इतनी ही मात्रा में गैस रखी गई है क्योंकि ये जो गैस होती है, ये जो ग्लोब है, ग्लोब के जो पूरा वातावरण है, इसके वातावरण को यदि इस गैस की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट जाए, क्यों, इससे ज़्यादा हो जाए, 0.03% से ज़्यादा हो जाए या इससे कम हो जाए तो विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं या होती हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी है, ठीक है, मतलब इतनी मात्रा है तो पूरे ग्लोब का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस एवरेज बना रहता है। कितनी मात्रा में, 0.03% मात्रा में इतनी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है तो पूरे ग्लोब का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना बना रहता है, 15 डिग्री बना रहता है। अब ये जो 15 डिग्री तापमान है ये मानव सहित जितने भी जीवीय या वायुंश, जो भी वायुंश हैं, वनस्पति है, जीव जंतु हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सबके निवास करने के लिए, सबके रहने के लिए इतना तापमान की, इतना जो 15 डिग्री के तापमान है इसकी मात्रा यानी कि उचित मात्रा है, इसमें सब ग्रो कर सकते हैं, सबके रहने के लिए, निवास करने के लिए इतनी मात्रा उपयुक्त होती है। अब यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करती है, यानी कि सनलाइट का अवशोषण करती है, यानी कि एब्जॉर्प्शन करती है या एब्जॉर्ब करती है, अवशोषण। किसकी मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कर लेती है। अब अवशोषण करेगी तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसको एक नाम दिया जाएगा भूमंडलीय या वैश्विक तापमान, या वैश्विक तापमान में क्या होगी, वैश्विक जो तापमान होगा यानी कि वैश्विक तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। वैश्विक तापमान मतलब ग्लोबिंग, ये ग्लोबिंग वार्मिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, ये ग्लोबिंग वार्मिंग हो जाएगी। यदि वैश्विक तापमान में वृद्धि किस कारण से हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वैश्विक यानी कि भूमंडलीय तापन की प्रक्रिया शुरू हुई है। किस कारण से हुई है वो भी आगे आपको दे रहे हैं। तो वैश्विक तापमान यानी कि भूमंडलीय जो तापन है उसमें वृद्धि हो जाती है। अब यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इससे कम हो जाए, 0.03% से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाए तो जो ग्लोब है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हिमीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, हिमीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि पूरा जो ग्लोब है वो बर्फ से आच्छादित हो जाएगा। तो टेम्परेचर 15 डिग्री से कम होने पर हिमीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन कब होगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आ जाए तब उसमें। तो दोनों प्रोसेस, ग्लोबल वार्मिंग एंड जो हिमीकरण है, दोनों प्रक्रियाएं मानव के लिए, जीव जंतुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए उपयोगी नहीं होती हैं। उपयोगी टेम्परेचर 15 डिग्री है। 15 डिग्री टेम्परेचर कब बना रहेगा, तब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होगी।
अब मानव के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। तो उन प्रक्रियाओं के द्वारा जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया है या जो वैश्विक तापमान है, उस वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है। अब यदि इस वृद्धि को ना रोका गया तो आगे जाकर के बहुत सारी जलवायु या जलवायु जो परिवर्तन है उससे संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स से क्रिएट हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है वो आगे आपको शॉर्ट रूप में यानी कि जो मोस्टली है पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं तो मोस्टली किसके कारण होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण होंगी। प्रकृति प्रदत्त गैस है, बना करके ईश्वर ने रखी है, इतनी मात्रा रखी है, इतनी मात्रा वह मात्रा है जो किसी को कोई हार्मफुल या नुकसानदायी नहीं है। लेकिन यदि मानवीय गतिविधियों द्वारा मानव ने अपने लाभ के लिए तो जनसंख्या में वृद्धि की है, औद्योगिकरण किया है, नगरीकरण किया है, वनों में या वनों का कटाव किया है, ये सब गतिविधियाँ मानव के द्वारा हुई हैं। अब ये गतिविधियाँ मानव के द्वारा हुई हैं तो जो टेम्परेचर है तो कुछ मात्रा में टेम्परेचर बढ़ गया है। यानी कि मतलब ये मानिएगा कि पिछले 100 वर्षों में, यानी कि पिछले 100 वर्षों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, यानी कि यूरोप महाद्वीप से औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इस प्रक्रिया में औद्योगिकरण हुआ, बहुत सारी गतिविधियाँ मानव के द्वारा हुई, तकनीकी विकास हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो लगभग टेम्परेचर 0.8 डिग्री मतलब पूरा का पूरा एक भी नहीं बढ़ा है, 1 डिग्री टेम्परेचर में बढ़ाया। लेकिन विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, मानव के लिए समस्याएं हैं या जीव जंतुओं के लिए बहुत सारी समस्याएं, यानी कि जो जैव विविधता है उसको खतरा हो गया है, या जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है उसको खतरा मंडराने लगा है, या जो विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न की जो फसलें हैं वो ठीक तरह से ग्रो नहीं कर पा रही हैं। तो इसमें वृद्धि ना हो इसके लिए वैश्विक स्तर पर, ग्लोब स्तर पर, वर्ल्ड स्तर पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो कॉप के सम्मेलन हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ये कॉप के सम्मेलन प्रतिवर्ष बुलाए जाते हैं और उसमें तय किया जाता है कि किसकी मात्रा को कितना कम किया जाए। तो जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो सम्मेलन हैं और जो मोस्टली जो सम्मेलन है वो है क्योटो प्रोटोकॉल है। क्योटो जो प्रोटोकॉल है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी करने से ही है। क्योटो चूँकि जापान का एक शहर है और 1997 में 1997 में एक क्योटो प्रोटोकॉल एक सम्मेलन का क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। उसमें यह तय किया गया था कि वैश्विक स्तर पर विभिन्न जो यूएनए के जो कंट्री हैं, देश हैं, वो किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी कर सकते हैं। तो मोस्टली जो क्योटो प्रोटोकॉल जो सम्मेलन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी करने से ये सम्मेलन बुलाया गया था। अब यदि नहीं कम होता है किसका, कार्बन का एमिशन यदि कम नहीं होता है तो क्या क्या हो सकता है, वो थोड़ा सा चूँकि एनवायरनमेंट के टॉपिक हैं सभी और जुड़े केवल इसी से हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से ही जुड़े हुए हैं। तो क्या क्या हो सकता है वो थोड़ा सा एक प्रोसेस आप समझ लीजिएगा। क्या हो सकता है कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, ठीक है, तो तापमान जो पूरा ग्लोब है, इस ग्लोब का जो क्षोभमंडल है उसके टेम्परेचर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और वृद्धि होगी तो भूमंडलीय तापन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जो भूमंडलीय तापन है, भूमंडलीय तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग, ये यदि प्रक्रिया शुरू हो गई तो क्या क्या मानव के लिए कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो समस्याओं का देखिएगा, जो ग्लोब है तो ग्लोब के जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वो बर्फ से आच्छादित है, आर्कटिक क्षेत्र वाला है, और अंटार्कटिका वाला जो क्षेत्र है ये किससे हैं, ये बर्फ से ढके हुए हैं, बर्फ से
ढके हुए हैं। अब बर्फ से ढके होने के कारण यदि ग्लोबल वार्मिंग होती है, मतलब टेम्परेचर में वृद्धि होती है, तो ये जो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो बर्फ जमी हुई है या ध्रुवीय क्षेत्रों को जो छोड़ करके, जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हुआ या जो किलिमंजारो पर्वतीय क्षेत्र हुआ या जो अन्य पर्वतीय क्षेत्र हैं जो अधिक ऊंचाई वाले हैं, वो बर्फ से ढके हुए हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ तो पिघलेगी ही, साथ साथ में अन्य जो ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा अन्य जो क्षेत्र या जो माउंटेन्स हैं उन पर भी बर्फ जमी है। अब उन पर बर्फ जमी है तो पिघलेगी, पिघल करके जल में बदलेगी, जल आकर के मिलेगा समुद्र में आकर के मिलेगा, और समुद्र में आकर के मिलेगा तो समुद्र का जल स्तर, समुद्र का जल स्तर, समुद्र के जल स्तर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी, समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी। और यदि पूरी बर्फ पिघल गई तो यहाँ तक कि जो पूरा ग्लोब है वो पूरा बर्फ यानी कि पानी से यानी कि जल से पूरा का पूरा ढक जाएगा, यदि पूरी बर्फ आइस मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है तो। अब लेकिन पूरी पिघलेगी तब प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन यदि बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो एक तो क्या होगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, और जैसे ही समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो जो समुद्र की जो क्लाइमेटोलॉजी है या जो समुद्र का इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वो असंतुलित हो जाएगा। और समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होने से विभिन्न प्रकार के जो समुद्री जीव जंतु हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और समुद्र की पारिस्थितिकी असंतुलित हो जाएगी। तो पहला तो हो गया कि समुद्र की पारिस्थितिकी असंतुलित हो जाएगी बर्फ के पिघलने से। अब जो समुद्री, अब अगली समस्याएं क्या हो सकती हैं, अगली समस्याएं जो उत्पन्न हो सकती हैं, देखिएगा जो समस्याएं होती हैं, जो मानवीय समस्याएं हैं, वो मानवीय समस्याओं में जो है, मानवीय समस्याओं में जो होती हैं मुख्य रूप से जो सामाजिक समस्याएं होती हैं, सामाजिक समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्याएं होती हैं, राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, या जो सांस्कृतिक समस्याएं होती हैं, सांस्कृतिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो जो मानव से संबंधित तो जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं, सामाजिक समस्याएं, धार्मिक समस्याएं, या जो आर्थिक समस्याएं, राजनीतिक, जितनी भी समस्याएं हैं मानव से संबंधित या अन्य जीव जंतुओं से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने से उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे अब इसके पहले आया है कि समुद्री जलस्तर में वृद्धि होगी, समुद्री जलस्तर में वृद्धि होगी तो जो समुद्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र होगा, इकोसिस्टम होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा जो समुद्र के जो कोस्टल एरिया हैं, समुद्री तटीय क्षेत्र हैं, जैसे सपोज दैट जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया में यदि हम प्रॉब्लम क्रिएट करें, ठीक है, तो प्रॉब्लम का देखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है वो अरब सागर संलग्न है, अरब सागर संलग्न है। इस ओर आएंगे तो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है। मतलब तीन ओर से भारत, एग्जाम्पल हम भारत का दे रहे हैं, तीन ओर से भारत जलीय भाग से जुड़ा हुआ है, जलीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, सी का लेवल बढ़ेगा, तो जो समुद्र तटीय एरिया है, जो कोस्टल एरिया है, ये जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, इनके डूबने की संभावना बढ़ जाएगी। समुद्र तट है, ये जो तटीय क्षेत्र है, ये डूबने की संभावना बढ़ जाएगी। और ये तो इंडिया के बारे में है। कैरिबियन जितनी कंट्री हैं, जो 13 देश कैरिबियन कंट्री हैं, वेस्ट इंडीज हैं, नॉर्वे वाले जो कुछ क्षेत्र हैं, हमारे बगल में जो मालदीव है, द्वीपीय देश हैं, या विश्व में अन्य ऐसे द्वीपीय देश हैं कि कुछ मीटर पानी बढ़ने पर पूरे के पूरे द्वीप डूब जाएंगे। तो प्रॉब्लम उनके लिए ज़्यादा उत्पन्न होगी जो कुछ मीटर पानी बढ़ने पर पूरे के पूरे डूबने की संभावना बढ़ जाएगी, तो उनकी प्रॉब्लम
ज़्यादा है। लेकिन जिनका कोस्टल एरिया लगा हुआ है, जैसे भारत में या विश्व में जिन जिन देशों के पास समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, अब जो तट होते हैं, जो तटीय क्षेत्र होता है वो खाद्यान्न की दृष्टि से उत्पादक क्षेत्र होते हैं। अत्यधिक खाद्यान्न का उत्पादन कोस्टल एरिया से होता है, और कोस्टल एरिया की जो जलवायु होती है वो सम जलवायु होती है। तो जो समुद्र का जल है वो तटीय क्षेत्र में फैल जाएगा। अब तटीय क्षेत्र उपजाऊ है, यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है। समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है। ये समुद्र का जल, खारा जल यहाँ पर जाकर के मिल जाएगा तो जो मिट्टी का जो पॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि मिट्टी का प्रदूषण हो जाएगा, सैलिनिटी बढ़ जाएगी। अब जैसे सैलिनिटी बढ़ेगी तो खाद्यान्न का उत्पादन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर खाद्यान्न का उत्पादन हो जाएगा क्या? खाद्यान्न का उत्पादन कम हो जाएगा, यानी कि खाद्यान्न का उत्पादन कम हो जाएगा। और जैसे खाद्यान्न का उत्पादन कम होगा तो भूखमरी की समस्या उत्पन्न होगी, भूखमरी फैल जाएगी, भूखमरी से कुपोषण फैल जाएगा, कुपोषण की समस्या होगी। ठीक है, ये कुपोषण की समस्या। अब केवल आपको यहाँ से जोड़ना है कि यदि भूमंडलीय तापन की प्रक्रिया शुरू हो गई तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे हमने जलस्तर को बढ़ा दिया है, वही जलस्तर समुद्र तटीय क्षेत्र में फैल गया है, मिट्टी का प्रदूषण हो गया है, मिट्टी के प्रदूषण से खाद्यान्न के उत्पादन में कमी आएगी, खाद्यान्न का उत्पादन कम होगा तो भूखमरी फैलेगी, भूखमरी फैलेगी तो कुपोषण की समस्या उत्पन्न होगी, कुपोषण होगी तो विभिन्न प्रकार की जो डिसीज होती हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होंगी। और इस क्षेत्र में निवास करने वाले जो मानव होते हैं वो मोस्टली जो उनका जो धंधा होता है वो मछली पकड़ने का मोस्टली इनका धंधा होगा। तो जो मत्स्य उद्योग है वो भी प्रभावित होगा। मत्स्य उद्योग प्रभावित होगा तो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी, बेरोजगारी की समस्या होगी तो सरकार के सामने एक समस्या उत्पन्न होगी, यानी कि लूटपाट जो भी होगा, विभिन्न प्रकार की समस्याएं जितनी हो सकती हैं सभी समस्याएं यहाँ से उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, तो और तटीय क्षेत्र में फैला है और विश्व में लगभग 66% जो जनसंख्या है, तो जो 66% जो विश्व की जनसंख्या है उनका निवास कहाँ पर है? समुद्र तटीय क्षेत्रों में है। अब 66% जनसंख्या का निवास तटीय क्षेत्र में है विश्व में। विश्व की जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होंगी, सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर होंगे, उनका निवास कहाँ पर है या वो कहाँ बसे हुए हैं? समुद्र तटीय क्षेत्रों में बसे हुए हैं। अब समुद्र तटीय क्षेत्र में चलिए कि यहाँ की जो जलवायु होती है वो सम जलवायु होती है, ना तो अत्यधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अत्यधिक सर्दी पड़ती है। तो इसलिए निवास योग्य जलवायु कहाँ पाई जाती है? समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो विश्व के लगभग जो 66% जनसंख्या है निवास कहाँ पर है? समुद्र तटीय क्षेत्रों में। जैसे भारत में भी देखिएगा, दिल्ली को छोड़ दीजिएगा, भारत में बॉम्बे, जो भारत में है, जो बॉम्बे है, यानी कि जो बॉम्बे है, बॉम्बे ठीक है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। चेन्नई, ठीक है, चेन्नई शहर हो गया, कोलकाता हो गया है। ये जो भारत के दिल्ली को छोड़ करके, मेट्रोपॉलिटन सिटी में दिल्ली को छोड़ करके 3 शहर ऐसे हैं, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, सर्वाधिक जनसंख्या वाले, यानी सर्वाधिक जनसंख्या का निवास है, तट पर हैं। तो जैसे भारत के 3 शहर अधिक जनसंख्या वाले तट पर हैं, इसी तरह से विश्व में भी जैसे शंघाई हो जाएगा या जो अन्य जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं जिस देश के पास कोस्टल एरिया है वहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या या जो बड़े नगर हैं, अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं, उनका निवास कोस्टल एरिया में ही। तो इसका मतलब है कि यदि भूमंडलीय तापन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो 66% जनसंख्या के डूबने की संभावना बढ़ जाएगी। अब ये कोस्टल एरिया में आकर के जल फैलेगा, स्थायी है जल, समुद्र का जल स्तर बढ़ गया है, बाढ़ तो है नहीं, बाढ़ का प्रोसेस होती है, 2-3 दिन बाढ़ रही
और पानी जो होगा वो समुद्र में जाकर के मिल जाएगा, लेकिन ये सी लेवल है, स्थायी रहेगा। ठीक है, तो जो माइक्रो जो बैक्टीरिया हुआ, फंजाई हुआ, वायरस हुआ, इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होंगी वो यहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगी। तो देखिएगा प्रॉब्लम क्या हो कहाँ हुई है, केवल मानव ने अपने उद्देश्य के लिए औद्योगिकरण किया, नगरीकरण किया, जनसंख्या में वृद्धि हुई, वनों का कटाव हुआ, बहुत सारे उद्योग लगाए गए, बहुत सारी फैक्ट्री लगाई गई, तो और जो तकनीकी विकास हुआ तो विद्युत का उत्पादन या बहुत सारी गतिविधियां हुई हैं, तो जिस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कम मात्रा में वृद्धि हुई है। ठीक है, अब यदि और ऐसे ही मानव लगातार अपनी गतिविधियों को, अपने लाभ को बनाए रखने के लिए ऐसी ही गतिविधि अपनाता रहा, तो तापमान जो अभी 0.8 डिग्री आया था, 0.8 डिग्री आया था, वो 1 से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी वर्ल्ड लेवल की संस्थाएं हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का प्रयास कर रही हैं, और कुछ हद तक हमें यानी कि भारत सहित अन्य देश भी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि ना हो। अदरवाइज वृद्धि हो गई तो जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं, अब समस्याओं में चाहे सामाजिक हों, आर्थिक हों, राजनीतिक हों, सांस्कृतिक हों, जितनी भी समस्याएं होंगी वो केवल यहीं से उत्पन्न होंगी, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने से ही इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो वायुमंडल में जो नेचुरल गैसेस हैं, नेचुरल गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन उतनी ही रखी गई जितनी आवश्यकता है। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने से ग्लोबल वार्मिंग होगा और बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होंगी। मतलब पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, यानी कि 70% एनवायरनमेंट किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। ये ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में भी ये काम करती है। तो ग्रीन हाउस गैसेस आगे वाला टॉपिक है, उसमें आपको समझाया जाएगा कि क्या होता है ग्रीन हाउस गैसेस होता है। तो देखिएगा हमारा जो वायुमंडल का जो संगठन है, वायुमंडल के संगठन में ये जलवायु के जो कारक हैं वो वायुमंडल में रखे गए हैं, इनसे हमारा वायुमंडल मिल करके बना है। और ये जो जलवायु कारक जो भी हैं, ये जो जलवायु कारक हैं वो जलवायु कारक हैं या वायुमंडल के संगठन में जो मुख्य जो तत्व शामिल होते हैं, इनका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन है, मतलब गॉड गिफ्टेड हैं किसी न, इसलिए इनको इतनी मात्रा में रखा गया है। तो जैसे प्रॉब्लम इंडिया में क्रिएट हो सकती है, ऐसे वर्ल्ड लेवल में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कब, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में जो इमिशंस है, इमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यदि उसमें को ना रोका गया या उसकी मात्रा में कमी नहीं की गई तो। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, इनकी जो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल का जो संगठन है वो, उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं। ठीक है, इसमें गैसों के अलावा, चूँकि ये भी गैसेस ही है, वाटर वेपर, लेकिन इसका 5% जो 5% है, 5% इसकी मात्रा स्थायी रहती है। अदरवाइज पूरे ग्लोब पर, ठीक है, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से जलवाष्प बनती है, बादल बनेंगे और जाकर के वर्षा के रूप में। तो ये कि ये जो जलीय चक्र है, इसके माध्यम से जितनी भी जलवाष्प है वो जितनी बनती है उतनी औसत करके नीचे जल के रूप में आ जाती है, और उससे जल का शुद्धिकरण होता रहता है जल चक्र के माध्यम से। तो वो, लेकिन यदि 5% भी मात्रा, यानी कि पूरी की पूरी जो मात्रा है ये पूरी जल में बदल जाए तो लगभग 1 इंच पूरे ग्लोब पर पानी होगा। यदि पूरी की पूरी जलवाष्प जल में बदल जाए तो पूरे के पूरे ग्लोब पर 1 इंच, लगभग पूरे के पूरे ग्लोब पर 1 इंच पानी फैल जाएगा। तो चूँकि इतना तो एवरेज वातावरण में स्थायी रहता है, बाकी का जल चक्र के माध्यम से ये
जलचक्र लगा रहता है। तो ये जो पहला टॉपिक है वायुमंडल का जो संगठन है, ये संगठन हो गया है। अब आएंगे तो वायुमंडल की जो संरचना है, वायुमंडल की संरचना है, संरचना को जानना है कि वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से लेकर के वायुमंडल में ग्लोब से सतह से ऊपर हो जाने पर क्या क्या पाया जाता है और विभिन्न प्रकार के मंडल पाए जाते हैं। तो जो दूसरा टॉपिक इसी में है तो इसमें संरचना, इनकी स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो ये स्ट्रक्चर है यानी कि संरचना, इनकी वायुमंडल की संरचना, ये अगला टॉपिक है इसी में। तो संरचना का मतलब हुआ कि वायुमंडल में कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं, किस मंडल में क्या क्या पाया जाता है, तो उस मंडल से आपको समझना है कि क्या 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 पाया जाता है। तो अगली वाला जो टॉपिक है उसको वायुमंडल की संरचना से देखते हैं। चलिए, संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसमें आपको जानना है। तो स्ट्रक्चर का मतलब ये होगा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर अंतरिक्ष की ओर जाने पर विभिन्न प्रकार के मंडल पाए जाते हैं, उन मंडलों को आपको जानना है। तो जैसे संरचना बना रहे हैं, ये ग्लोब है, आधा भाग इसका दिखाया जा रहा है, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये यहाँ से ऐसे, ये जीरो या विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। अब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर विभिन्न प्रकार के मंडल पाए जाते हैं, उन मंडलों को आपको जानना है कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं। तो पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष की ओर जाने पर विभिन्न प्रकार के मंडल पाए जाते हैं, कौन कौन से मंडल होंगे उनको आपको जानना है। तो जो मंडल हैं पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर ये विभिन्न प्रकार के मंडल पाए जाते हैं। तो पृथ्वी की सतह से संलग्न जो मंडल है यानी कि पहला क्षोभ मंडल हो जाएगा, उसके बाद ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर उसके बाद आयन मंडल, फिर वायुमंडल और उसके बाद का है चुंबकीय मंडल। ठीक है, तो जो विभिन्न प्रकार के मंडल हैं, पहले वाला है जो पृथ्वी की सतह से संलग्न है वो है क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल है। इसके ऊपर जाएंगे तो ये समताप मंडल है, उसके ऊपर जाएंगे तो ये मध्य मंडल है, मध्य मंडल। ठीक, उसके और ऊपर जाएंगे तो ये ताप मंडल है, उसके और ऊपर जाएंगे तो यानी कि जो अगला मंडल होगा वो ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल, ये ताप मंडल हो गया। फिर उसके बाद ओजोन नहीं, उसके अलावा जो आयन मंडल होगा वो आयन मंडल जानना है, ये आयन मंडल है, आयन मंडल है। फिर उसके बाद वायुमंडल है और उसके बाद जो लास्ट वाला है वो है चुंबकीय मंडल है। तो पृथ्वी की सतह से लेकर के अंतरिक्ष की ओर जाने पर क्रमशः जो मंडल मिलेंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल और चुंबकीय मंडल। ये चूंकि जो ऊपर वाले 3 मंडल हैं ये ताप मंडल के अंतर्गत ही आते हैं, ये ताप मंडल के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन ताप मंडल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनको क्रम से पहला ताप दे दिया है, उसके बाद आयन दे दिया है, फिर वायुमंडल दे दिया है। ये चूँकि तापमंडल, ये तीनों मंडल तापमंडल के ही हैं, इनकी तापमंडल के अंतर्गत ही आते हैं। तो यदि टोटल कहें कितने हैं मंडलों की संख्या, 1 2 3 4 और 5, यानी कि टोटल कहें तो मंडल कितने हैं, 5 मंडल ही पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं निम्न मंडलों का सही क्रम लिखिए। अब सही क्रम में आयन मंडल कहाँ है, वायुमंडल कहाँ होगा, तो इस दृष्टि से हमने ये सभी मंडल का एक क्रम लिख दिया है और सभी मंडलों का क्रम से क्वेश्चन बन जाता है प्री एग्जाम में। तो उसकी दृष्टि से हमने इसको वायुमंडल, आयन मंडल और ताप मंडल को अलग अलग करके इसको दिखा दिया है।
तो अब जो है क्वेश्चन 3 में आएगा कि क्रमशः कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं। तो क्रम से तो ये मंडल है, संख्या पूछे तो मंडलों की 5 ही पाई जाती है। अब इनको इंग्लिश में यदि कहा जाए कि ये कौन कौन से मंडल हैं, तो इसको पहले वाला जो मंडल है यानी कि क्षोभ मंडल है उसको ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। ट्रोपोस्फीयर एक ट्रोपोस्फीयर है। दूसरा वाला है स्ट्रेटोस्फीयर है। मीजोस्फीयर है। ये थर्मोस्फीयर, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं थर्मोस्फीयर, ठीक है, या थर्मोस्फीयर हो गया। ये आयनोस्फीयर हो गया है, एक्सोस्फीयर हो जाएगा, और ये मैग्नेटोस्फीयर हो गया। ये इंग्लिश में है। तो क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर, सप्ताह मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर एंड मैग्नेटोस्फीयर, ये इंग्लिश में इनके नाम है। इनका क्रम ये रहेगा, ठीक। अब जो पहले वाला जो मंडल है उस मंडल की यानी कि पृथ्वी की सतह से जो औसत ऊंचाई है, हम औसत ऊंचाई को आपको डायग्राम में दर्शा रहे हैं। अदरवाइज ये होता है कि ध्रुवीय क्षेत्र से जो औसत ऊंचाई है ये कम है, जबकि विषुवतरेखीय क्षेत्र से इसकी ऊंचाई ज़्यादा है इस रेखा के। अब ये जो रेखा खींची गई है क्षोभ मंडल की जो सबसे बाहरी सीमा है उसको एक विशेष नाम दिया जाता है क्षोभ सीमा। कौन सी? ये क्षोभ सीमा नाम दिया जाता है, ये क्षोभ सीमा है, ठीक है। तो जो पृथ्वी की सतह से संलग्न है वो मंडल है क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर है। इसकी बाहरी सीमा को कहा गया है क्षोभ सीमा, जो समताप मंडल को क्षोभ मंडल से अलग करती है। तो जितनी भी सीमाएं आपको दिख रही हैं ये उस मंडल की बाहरी सीमा को वो नाम दिया जाएगा। जैसे क्षोभ मंडल की बाहरी सीमा ये क्षोभ सीमा है, ये समताप मंडल है बाहरी सीमा समताप सीमा, ये मध्य मंडल है मध्य सीमा, यह ताप मंडल है ताप सीमा, आयन मंडल आयन सीमा, बाह्य मंडल है बाह्य सीमा, चुंबकीय मंडल में कोई सीमा नहीं है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसमें पूरा का पूरा अंतरिक्ष शामिल होता है। तो सीमा जो शब्द है स्ट्रेटोस्फीयर, इस स्फीयर शब्द को हटा दीजिएगा और इसमें PAUSE जोड़ दीजिए, मतलब ट्रोपोपॉस शब्द जोड़ दिया। मतलब जितने मंडल हैं इन मंडलों में से स्फीयर को हटाना है, पॉस को जोड़ना है, तो बन जाएगा सीमा बन जाएगा। जैसे ए ट्रोपोपॉस, स्ट्रेटोपॉस, मीजोपॉस, थर्मोपॉस, आयनोपॉस और एक्सोपॉस, ये पॉस बन जाएगा। और किस मंडल को किस मंडल से अलग करेगी? जो सीमा रेखा है उसकी जो ऊंचाई है ध्रुवीय क्षेत्रों से कम होती है, जबकि विषुवतरेखीय क्षेत्र से इसकी ऊंचाई अधिक होती है। हम यहाँ पर आपको एक एवरेज के रूप में लिख रहे हैं। मतलब पृथ्वी की सतह से जो क्षोभ सीमा की ऊंचाई है वो 20 किलोमीटर है, 40, 60, 80, 90, ठीक है। फिर ये 100 के बाद अन्य ऊंचाई होगी, किलोमीटर में ही ऊंचाई रहेगी। तो ये जो औसत ऊंचाई हमने आपको लिख दी है, किस पूरे मंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी है। तो पृथ्वी की सतह से जो 20 किलोमीटर ऊंचाई तक का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल जिसकी जो बाहरी सीमा है इसको क्षोभ सीमा कहा जाएगा। जो क्षोभ मंडल को सप्ताह मंडल से अलग करने वाली ये सीमा होती है, क्षोभ मंडल से अलग करने वाली ये सीमा होती है। अब इसके ऊपर वाला जो मंडल है वो ये पूरा का पूरा समताप मंडल, ये मध्य मंडल, ये वाला ताप मंडल, ये आयन मंडल, वायुमंडल और पूरा का पूरा चुंबकीय मंडल। तो हमने जो आपको ऊंचाई दिखाई है, साइड में ऊंचाई लिखी है वो औसत ऊंचाई लिखी गई है, किलोमीटर में ऊंचाई है। पृथ्वी की सतह से इस सीमा की ऊंचाई आपको दर्शाई गई है। तो यहाँ देख लीजिएगा मंडल लिखे हैं, और मंडल के अलावा उस मंडल का जो सबसे बाहरी सीमा है उसको
क्षोभ सीमा, इस प्रकार से हम वर्गीकरण कर लेंगे। तो मंडलों का वर्गीकरण और सीमा का वर्गीकरण डायग्राम से आपको दिखा दिया गया है। और यहाँ आएंगे तो यहाँ पर एवरेज ऊंचाई आपको दर्शाई गई है। और वैसे भी हमने कहा है कि ध्रुवीय क्षेत्र से ऊंचाई कम और विषुवत रेखा से ऊंचाई अधिक होती है। तो औसत यहाँ पर हमने ऊंचाई आपको लिख दी है। अब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर ये मंडलों का एक प्रकार से क्या है, मंडलों का एक सही क्रम है। ठीक, अब यहाँ आइएगा तो जो क्षोभ मंडल है, अब क्षोभ मंडल के बारे में थोड़ा सा ये वर्गीकरण हो गया है और ये ऊंचाई का हो गया। क्षोभ मंडल के बारे में पहले यहाँ से जान लेते हैं। तो जो क्षोभ मंडल है पृथ्वी की सतह से संलग्न मंडल है, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनका संबंध किससे हो जाएगा, क्षोभ मंडल से हो जाएगा। मानव का निवास क्षोभ मंडल में, वनस्पति क्षोभ मंडल में, या जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनका सबका संबंध कहाँ से हो जाएगा, क्षोभ मंडल से हो जाएगा। तो इन मंडलों में जो एग्जाम की दृष्टि से है सबसे इम्पोर्टेंट मंडल कौन सा हो जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट मंडल क्षोभ मंडल हो जाएगा। अब क्षोभ मंडल में जो सर्वाधिक भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, सभी गैसों में सबसे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा किस मंडल में, सर्वाधिक मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ी हुई है। तो ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन की जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, अब इसकी ये बाहरी सीमा या बाहरी क्षेत्र है, कौन सा है, ये क्षोभ मंडल है। अब क्षोभ मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, अधिक है। अधिक होगा तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया, ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रक्रिया जुड़ी होगी वो किससे जुड़ी होगी, क्षोभ मंडल से ही जुड़ी होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सर्वाधिक मात्रा क्षोभ मंडल में पाई जाती है। अब इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के अलावा जो मौसम से संबंधित घटनाएं घटित होती हैं, यानी कि मौसम से संबंधित घटनाओं का मतलब ये हुआ कि सूर्य का प्रकाश, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश अंतरिक्ष से होते हुए, चुंबकीय मंडल से होते हुए और सीधा कहाँ आता है, सीधा करके कहाँ आ जाता है, पृथ्वी की सतह से टकराता है। यानी कि जो सूर्य है, ये सूर्य और ये जो ग्लोब है और इसका ये वातावरण, सीधे प्रकाश कहाँ आता है, यानी कि पृथ्वी की सतह से, वायुमंडल से, अंतरिक्ष और वायुमंडल से होते हुए सीधे पृथ्वी की सतह से टकराता है, रेडिएशन होता है। तो जैसे अभी आया था कि प्रकाश को फैलाने का काम नाइट्रोजन गैस करती है। तो जो सूर्य का प्रकाश आता है वो शॉर्ट वेव के रूप में आता है, ये शॉर्ट वेव के रूप में आता है। तो शॉर्ट वेव जब तक सूर्य की किरण किसी ठोस वस्तु से नहीं टकराएगी तब तक उसका रेडिएशन है, यानी कि उसका बिखराव नहीं होगा। तो जो हमारा वायुमंडल है वो शॉर्ट वेव से गर्म नहीं होता है, टकराएगा, आएगा, बदल जाएगा, लॉन्ग वेव में बदल जाएगा। अब इस लॉन्ग वेव से हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो सूर्य का प्रकाश ऊपर से आता है, टकराएगा, नीचे से ऊपर की तरफ क्रमशः गर्म होगा, उधर टकराएगा और रेडिएशन होगा। तो सबसे पहला मंडल क्षोभ मंडल, उसके बाद समता ऊपर वाले मंडल क्रमशः गर्म होंगे। तो हमारा वायुमंडल शॉर्ट वेव से गर्म ना होकर के लॉन्ग वेव से गर्म होता है। अब सूर्य के प्रकाश में बहुत सारी हानिकारक रेसेस भी रहते हैं, तो उनको एब्जॉर्ब करने का, छानने का, तो ये जो विभिन्न प्रकार के मंडल हैं एक छलनी की तरह काम करते हैं। सूर्य के प्रकाश में जो विभिन्न प्रकार की जो हानिकारक रेसेस होती हैं, एक्स रेसेस हैं, गामा रेसेस हैं, अल्ट्रावायलेट रेसेस हैं, इनको छानने का काम करता है और शुद्ध प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक भेज देता है। तो सूर्य का प्रकाश आएगा, पृथ्वी की सतह से टकराएगा, गर्म होगा, तो यहाँ की वायु गर्म होगी और गर्म होकर के गर्म वायु कहाँ उठ जाएगी, गर्म वायु ऊपर उठेगी। जब गर्म वायु ऊपर उठेगी तो ऊपर की ठंडी वायु कहाँ बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, तो ये ठंडी वायु है। अब ये चक्र बन गया। क्षोभ मंडल में संवहन चक्र पाया जाता है, गर्म वायु का ऊपर उठना, ठंडी वायु का नीचे, एक चक्र बन जाएगा। उस चक्र को कहा जाता है संवहन चक्र कहा जाता है। और संवहन चक्र का संबंध
किससे हो जाएगा? ये संवहन चक्र का संबंध किससे हो जाएगा? क्षोभ मंडल से हो जाएगा। ठीक है, अब इस संवहन चक्र के माध्यम से, ठीक है, मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, यानी कि मौसमी घटनाएं। अब ये जो मौसमी घटनाएं हैं, जैसे में मौसमी घटनाओं में क्या क्या आएगा? वर्षा होना, वर्षा हो गया है, तुषार हो जाएगा, पाला हो जाएगा, धुंध हो जाएगा, यानी कि धुंध हो जाएगा, या कोहरा हो जाएगा, या इसके अलावा जो बिजली का चमकना हो जाएगा, गरजना हो जाएगा, या जो भी मौसम से संबंधित, यानी कि आंधी हुआ, तूफान हुआ, या अन्य जो भी घटनाएं हैं, मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, उन सब का संबंध क्षोभ मंडल से होगा। ठीक है, तो मौसम से संबंधित सभी घटनाओं का संबंध किससे हो जाएगा? क्षोभ मंडल से हो जाएगा। अब ये क्षोभ मंडल में संवहन चक्र है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। इसके अलावा ये जो संवहन चक्र पाया जाता है, तो इस मंडल में मतलब 20 किलोमीटर की एवरेज औसत ऊंचाई तक जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं वो इस मंडल में नहीं चलते। एरोप्लेन का उड़ान जो पथ होता है वो क्षोभ मंडल से संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक तो ये मौसम से संबंधित घटनाएं घटित होती हैं, दूसरा क्या है, ये संवहन चक्र ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर जो चक्र पाया जाता है, वर्टिकल जो साइकिल है वो संवहन चक्र है, ये उड़ने में, एरोप्लेन के उड़ने में बाधक होता है। तो इस क्षोभ मंडल में ये घटनाएं घटित होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है और संवहन चक्र इस मंडल में पाया जाता है। अब जो मोस्टली जो जलवायु कारक है वह है तापमान। मोस्टली जो वायुमंडल से संबंधित जो जो जलवायु कारक है वो जलवायु कारक तापमान है। तो तापमान, वायुमंडल का तापमान, तो एक शॉर्ट रूप में देखिएगा, यदि हम ऐसे यदि हम एक चक्र बनाएं वायुमंडल में, सीधा एक ग्राफ बनाएं, ऐसे करके एक ग्राफ बना रहे हैं, ये ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ में यदि हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाएं क्षोभ मंडल में, तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर क्षोभ मंडल में तापमान में कमी आ रही है। ग्राफ देखिएगा, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ का मतलब हो गया यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरफ आएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और उसके अलावा जो अन्य क्षेत्र जो होंगे, जो अन्य क्षेत्र जो होगा उसमें, उसको आपको जानना है कि जो अन्य क्षेत्र होगा उसको अन्य क्षेत्रों में यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा और यहाँ -100 डिग्री हो जाएगा। अब यदि ये जो सीधी लाइन है इसके इस तरफ ग्राफ जाता है तो तापमान में कमी हो रही है। तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आ रही है। और तापमान में कितनी कमी आती है? 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान में क्या आती है? कमी आती है। और इस कमी को कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट, NLR दिया जाता है। यानी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कितनी कमी आती है? 1 डिग्री की कमी आती है। ये जो दर है, कमी की जो दर है उसे NLR, सामान्य ताप ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये नॉर्मल लैप्स रेट है, NLR है। अब यदि तो क्षोभ मंडल में जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में तापमान में कमी आती है। इस तापमान में जो कमी आ रही है उसे NLR के नाम से जाना जाता है। अब चलेंगे समताप मंडल में, तो नाम ही है समताप मंडल, लेकिन पहले थोड़ा सा तापमान बढ़ता है, फिर उसके बाद तापमान समान रहता है। तो क्षोभ मंडल में, उसमें समताप मंडल में मोस्टली तापमान समान रहता है, कि सम तापमान रहता है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन प्रारंभ में थोड़ा सा बढ़ता है, उसके बाद फिर समान रहता है, लेकिन माइनस में ही रहेगा।
अब इसके ऊपर जाने पर मध्य मंडल में, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मध्य मंडल में तापमान में अत्यधिक कमी आती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कमी आती है और -80 डिग्री तक तापमान में कमी हो जाती है। तो सबसे ठंडा यदि मंडल कहा जाए, यदि सबसे ठंडा मंडल कहा जाए तो सबसे ठंडा, सभी मंडलों में सबसे ठंडा मंडल का नाम क्या है? मध्य मंडल सबसे ठंडा है। इसके बाद तापमान में लगातार वृद्धि होती है। तो ये तापमान का ग्राफ है और सबसे ज़्यादा गर्म यानी कि सर्वाधिक टेम्परेचर किसमें पाया जाएगा? सर्वाधिक टेम्परेचर चुंबकीय मंडल में पाया जाता है, जो सबसे बाद का मंडल है। तो ये ताप का ग्राफ है, तो उसमें तापमान सबसे ठंडा -80 तक, सबसे ठंडा मंडल का नाम क्या है? ये मध्य मंडल सबसे ठंडा है। तो क्षोभमंडल की जो मोस्टली जो विशेषताएं हैं, मोस्टली विशेषताएं क्या होंगी? कार्बन डाइऑक्साइड की सर्वाधिक मात्रा क्षोभमंडल में, वायुयान उड़ने के लिए उपयुक्त नहीं है क्षोभमंडल, समान चक्र का संबंध क्षोभमंडल से, जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं घटित होती हैं उनका संबंध क्षोभ मंडल से रहेगा। तो मंडलों में सबसे इम्पोर्टेंट मंडल कौन सा हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। इसके बाद जो ऊपर वाला मंडल है उसको नाम दिया गया है समताप मंडल। अब समताप मंडल में जाएंगे तो जो औसत 20 से 40 किलोमीटर का जो एरिया है वो समताप मंडल का है। इसके मतलब 20 किलोमीटर से लेकर के 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक सर्वाधिक मात्रा में ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस, ये O3 गैस है। O3 गैस है, निर्माण किससे हुआ है? O + O2 = O, इनकी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, इसमें बदल जाएगा। तो ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल के निचले भाग में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। इसी को ओजोन गैस की परत के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये ओजोन गैस की क्या है? ये O3 गैस की एक परत बन गई है। हाँ, ऊपर वाले भाग में बहुत कम मात्रा में ये ओजोन गैस पाई जाती है। अब जो ओजोन गैस है इसका जो मुख्य कार्य है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस है, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट यूवी हैं, इनका अवशोषण करना होता है, इनको सोखना होता है। तो जो अल्ट्रावायलेट जो मानव के लिए हानिकारक गैसेस है, हानिकारक जो रेस है उसको पृथ्वी की सतह तक नहीं आने देती है, ये उसका अवशोषण कर लेती है। तो ओजोन गैस का मुख्य कार्य यही है कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं इनका अवशोषण करने का काम ओजोन गैस का होता है और शुद्ध प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक भेज देती है। अब ये जो मंडल है, इस मंडल में जो चक्र होता है, यहाँ संवहन चक्र ऊर्ध्वाधर है, यहाँ हवाएं ऐसे चलती हैं, ठीक है। तो ये जो चूँकि एरोप्लेन के उड़ने के लिए ये जो मंडल है ये उपयुक्त होता है और ये कहा भी जा रहा है कि ओजोन जो विमान होते हैं, जो जेट होते हैं या जो एरोप्लेन्स होते हैं वो 20 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं, वो नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन करते हैं, जिससे यहाँ ओजोन गैस की मात्रा में कमी आई है। और ओजोन गैस का जो क्षरण है वो उसका कारण दूसरा है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इमिशंस है। वो टॉपिक आपको ओजोन क्षरण के अंतर्गत होगा, तो एनवायरनमेंट का टॉपिक होगा। यहाँ आपको केवल इतना जानना है कि जो ओजोन गैस की परत है 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर संकेंद्रण इसका अधिक है। इसका मुख्य काम क्या है? सूर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैंगनी किरणें होती हैं इनका अवशोषण करना होता है। अब इसके ऊपर वाला जो मंडल है उसका नाम क्या है? समताप मध्य मंडल है। इसकी विशेषता एक ही है कि सबसे ठंडा मंडल, सभी मंडलों में सबसे ठंडा मंडल कौन सा हो जाएगा? समताप मंडल हो जाएगा। इसके ऊपर तापमंडल, वायुमंडल और वायुमंडल और सबसे लास्ट में है चुंबकीय मंडल। अब जो चुंबकीय मंडल है, सभी मंडलों में जो चुंबकीय मंडल होता है वो सभी मंडलों में सबसे ज़्यादा गर्म यानी कि सर्वाधिक बड़ा मंडल और सर्वाधिक गर्म मंडल,
यदि क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ा और सर्वाधिक गर्म मंडल का नाम क्या है, सर्वाधिक बड़ा और सबसे ज्यादा गर्म मंडल चुंबकीय मंडल है। और इस चुंबकीय मंडल में बहुत सारी सूर्य से आने वाली जो गामा रेस या जो एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, इनकी मात्रा अधिक पाई जाती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के वातावरण की संरचना, मंडलों का विभिन्न प्रकार का क्रम, किस मंडल में कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है, ये इनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना इस डायग्राम के माध्यम से, इसके पहले जो भी डायग्राम्स आपको दिए गए हों उनके माध्यम से आपको बताया गया है। तो इसी क्रम में आगे जो क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित या जो क्लाइमेटोलॉजी वाला जो टॉपिक है या जलवायु विज्ञान है, क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत जो मोस्टली आज का जो वीडियो डाला गया आपको वो वायुमंडल से संबंधित है। अब इसके अलावा जो भी वीडियोस होंगे वो शुरुआत किससे होगी, तापमान से करना है, ताप को दाब से जोड़ना है, दाब को पवनों से जोड़ना है, पवन को वर्षा से जोड़ना है। ये जो 4 टॉपिक हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये जलवायु के कारक हैं, ताप, दाब, पवन और वर्षा। ताप, दाब, पवन और वर्षा, ताप और दाब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। ताप ज़्यादा होगा तो दाब कम होगा और ताप कम होगा तो दाब अधिक होगा। और दाब से जुड़ी हुई हैं पवनें। यदि पवनें चूँकि होता है कि हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर पवनें चलती हैं, ये लो प्रेशर की ओर पवनें चलती हैं। अब जैसी पवनें होंगी वैसी वर्षा होगी, और जैसी वर्षा होगी वैसी ही कृषि होगी, वैसी ही वनस्पति होगी, या अन्य जो आर्थिक क्रियाएं जुड़ी होती हैं वो वर्षा के माध्यम से जोड़ देंगे। तो आगे वाले जो टॉपिक हैं वो क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित हैं और आगे जो भी वीडियो दिए जाएंगे वो इनसे संबंधित आपको वीडियो दिए जाएंगे। और आपको जो भी वीडियो देखना है पेन कॉपी लेकर के, आपसे अनुरोध है कि पेन कॉपी लेकर के ही आप वीडियो को देखिएगा, ताकि कुछ चीज़ें जो डायग्राम्स हों या जो पॉइंट के रूप में लिखने वाली जो कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आप अपनी नोट्स में आप उसको लिखते जाइएगा, तभी जाकर के वीडियो आपका सार्थक होगा। अदरवाइज वीडियो डायग्राम है इसलिए केवल सुनने से नहीं है, पेन और कॉपी भी आपको साथ में लेना है। तो चलिए अगले वीडियो का आप इंतजार करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।